बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक है न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक्स एंड व्हाट इज़ देयर रोल फॉर इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज़ अर्गोजेनिक? अर्गोजेनिक एड आपकी जो है कोई भी इन्हांसर हो सकता है, कोई भी ऐसा इन्हांसर जिससे आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेहतर हो, जिसे आपको मैकेनिकल एज मिले या आपको परफॉर्मेंस एज मिले, ठीक है, जिसे आपकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर हो, वो सब आपकी अर्गोजेनिक एड्स हैं। अर्गोजेनिक एड्स नॉर्मली एथलीट्स यूज़ करते हैं ताकि वो पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो वो आपकी क्या कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके नॉर्मल आपकी कैफ़ीन हो सकती है, आपका किसी न किसी आपका कॉस्ट्यूम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका कोई ना कोई सप्लीमेंट हो सकता है, या कोई ना कोई आपका मेटाबोलाइट या कोई आपका इलीगल ड्रग हो सकता है, ठीक है। तो अर्गोजेनिक एड्स जो हैं इलीगल भी हैं, सेफ भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो हमने देखना है कि कौन सी अर्गोजेनिक एड्स आपके लिए हार्मलेस हैं और अलाउड हैं, और कौन सी हार्मफुल हैं और अलाउड नहीं हैं, या कितनी हद तक हमें अर्गोजेनिक एड्स लेनी चाहिए और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्गोजेनिक एड्स आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल है, फिजियोलॉजिकल है, बायोमैकेनिकल है या फार्माकोलॉजिकल है। इन टाइप्स को देख लेते हैं। These types are important for you. न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक एड। न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक एड कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई आपका सप्लीमेंट है, या आपका फूड प्रोडक्ट है, या आपकी डाइट्री मैनिपुलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, अगर हमने लीन मैस बढ़ाना है, ठीक है, तो हम कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर देते हैं, कैलोरिक इनटेक ज़्यादा कर देते हैं। हम एथलीटिक के लिए इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर एथलीट ने वेट लूज़ करना है, ठीक है, तो फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल रखेंगे, फ़ैट थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक में हम लोग दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका फूड प्रोडक्ट है, ठीक है। आप कहते हैं कि एथलीट के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, वो एक टाइम पे एक ही मील खा सकते हैं, तो कौन सा ऐसा मील खाएं, या कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट फूड प्रोडक्ट है जो आफ्टर एक्सरसाइज लेना चाहिए, पोस्ट एक्सरसाइज मील कौन सा होना चाहिए। तो कोई भी इस तरह का फूड प्रोडक्ट या कोई भी इस तरह का प्रिपेयर्ड कमर्शियल प्रोडक्ट जो कि एथलीट फ़ौरन ले सके और वो पूरा एथलीट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो, तो वो भी आपकी न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक होगी। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मैंने आपको बताया था कि किस तरह के फूड्स जो हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एथलीट्स लेते हैं ताकि उनके मसल्स जो हैं प्री लोडेड हो ग्लाइकोजन से। ये एक्सरसाइज से या ट्रेनिंग से या कंपटीशन से पहले करते हैं। फिर उसके अलावा अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन लेना, विटामिन सप्लीमेंटेशन लेना, मिनरल सप्लीमेंटेशन लेना, वो सब आपकी न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक एड्स हैं। फिर उसके अलावा लिक्विड मील्स लेना। लिक्विड मील्स के आपके जिस तरह के ड्रिंक्स होते हैं, पाउडर्ड ड्रिंक्स होते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं, वो सब आपकी न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक एड्स हैं। देन कम्स योर फिजियोलॉजिकल अर्गोजेनिक एड्स। अगर हम देखें ना, तो न्यूट्रिशनल और फिजियोलॉजिकल अर्गोजेनिक एड्स जो हैं सबसे ज़्यादा आप कह लें बेसिक या इम्पॉर्टेंट है, एंड देन कम्स अदर अर्गोजेनिक एड्स। तो फिजियोलॉजिकल अर्गोजेनिक नाम से मतलब कि फिज़िक बढ़ाना, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसको हम फिजियोलॉजिकल अर्गोजेनिक एड कहेंगे। तो वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है या कोई भी इस तरह का सब्सटेंस हो सकता है जिससे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स, जिससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन करें, उसको हम फिजियोलॉजिकल अर्गोजेनिक एड कहते हैं। जैसे कि हम अगर एथलीट के लिए देखें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका मस्कुलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट होना, उसके मसल्स हेल्दी होना, और फिर उसके बाद उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट होना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी हो, वो अच्छे तरीके से ब्लड बनाए, ज़्यादा ब्लड बनाए, अच्छा पंप कर सके, एग्जाइटी बर्दाश्त कर सके। फिर उसके अलावा कई हद तक कई एथलीट्स के लिए जॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं,
और स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किडनी जो है ज़्यादा वर्क करने की वजह से किडनी ख़राब ना हो जाए तो किडनी हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी इस तरह के सब्सटेंसेस होंगे या प्रैक्टिसेस होंगे जिनसे हमारे बॉडी सिस्टम्स बेहतर होंगे, हमारी बॉडी खुद बेहतर होगी, ज़्यादा अच्छी हेल्थ होगी, उसको हम फिजियोलॉजिकल एर्गोजेनिक एट कहेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है एग्जांपल आ जाती है आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके आ जाती है जिसको लोग ओवरलुक कर देते हैं फिजियोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड में, वो आपकी आ जाती हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज किस टाइप की, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज है वो है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करते हैं आपका कोर मजबूत होता है, ठीक है। आपका कोर जब मजबूत होता है तो आपकी मसल्स के अंदर ज़्यादा एबिलिटी आती है फोर्स जनरेट करने की, ठीक है। और फोर्स जनरेट करने की स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो ज़्यादा फास्टली मूव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से। अगर विंड का प्रेशर है या पानी का प्रेशर है स्विमिंग करते हुए तो उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली फंक्शंस इम्प्रूव करने के लिए। फिर उसके अलावा आ जाती है आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी वो क्या करती है, वो बड़ी अच्छी है आपकी बॉडी में आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए। मतलब ये है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग से बॉडी में ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनते हैं और हार्ट जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने भी एथलीट्स होते हैं उनकी वेन्स बहुत पम्प्ड अप होती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उनका जो हार्ट ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा है एक कंपैरेटिवली टू आम इंसान के, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करते हुए मसल्स वर्क करते हैं। जब मसल्स वर्क करते हैं तो उनको वर्क करते हुए एनर्जी चाहिए होती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन से वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन तभी ज़्यादा मिलेगी जब ज़्यादा ब्लड होगा, ज़्यादा ब्लड होगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और आपका हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए ट्रेन कर सकते हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो बायोकेमिकल एड। बायोकेमिकल एर्गोजेनिक एड कोई भी इस तरह का बायोमैकेनिकल है ये, सॉरी। तो बायोमैकेनिकल एर्गोजेनिक एड कोई भी इस तरह का डिवाइस होगा या कोई भी इस तरह की इक्विपमेंट होगी जिससे एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, जिससे एक्सरसाइज वो एथलीट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, जिससे उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट बेल्ट्स हैं, वेट बेल्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर रनर्स हैं, रनर्स अपने क्या कहते हैं एंकल से अबव अगर वेट बेल्ट्स पहनते हैं, ठीक है, एंड देन दे रन, तो उसके बाद उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। तो फिर जब वो उतार के रनिंग करेंगे तो वो ज़्यादा फास्टली रन कर सकेंगे, दे विल बी मोर लाइटर, ठीक है। फिर उसके अलावा ओवर साइज्ड टेनिस रैकेट्स हैं, जैसे कि ओवर साइज टेनिस रैकेट्स लेकिन लाइटर हों, साइज़ बड़ा हो ताकि वो टेनिस बॉल कैच कर सके, लेकिन लाइटर हो ताकि इजीली एथलीट को ज़्यादा फोर्स ना लगानी पड़े। फिर उसके अलावा ट्रैक रनर्स हैं, ट्रैक रनर्स के लिए स्पेसिफिक सूट्स होते हैं जो कि बहुत पतले होते हैं, उनसे उनकी बॉडी शेप बिल्कुल वाज़ेह होती है, लेकिन उससे ये होता है कि वो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं। वो जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए बॉडी मूवमेंट उसमें आसान हो जाती है। एंड द सेम गोज़ फॉर स्विमिंग एथलीट्स। जो आपके स्विमिंग एथलीट्स हैं जो स्विम करते हैं उनके स्पेसिफिक स्विम सूट्स होते हैं, दे आर बॉडी टाइप स्विम सूट्स, लेकिन वो पानी का प्रेशर ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं और एथलीट को मूव करने में ज़्यादा आसानी होती है, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगती, ठीक है। तो ये सारी आपकी बायोमैकेनिकल एर्गोजेनिक एड्स हैं। इनमें एक और एग्जांपल भी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आइस स्केटर्स हैं। आइस स्केटर्स की जो नीचे स्केट्स होते हैं, जो नीचे ब्लेड होता है जिसके ऊपर वो स्केटिंग करते हैं, वो ब्लेड जितना ज़्यादा आगे से, कुछ ब्लेड्स होते हैं आगे से राउंड होते हैं और कुछ ब्लेड्स होते हैं आगे से पॉइंटेड होते हैं, एज्ड होते हैं। तो वो ब्लेड्स जो आगे से पॉइंटेड होंगे ना वो ज़्यादा वो विंड ब्रेक करेंगे। अगर वो विंड ब्रेक करेंगे तो एथलीट के लिए, आइस स्केटर के लिए मूव करना, फास्टली मूव करना आसान हो जाएगा। और जो राउंडेड होते हैं या डिफरेंट तरीके से जो राउंडेड होते हैं, कुछ राउंडेड एजेस इस तरह से होते हैं कि आइस स्केटर्स के लिए उन राउंडेड एजेस के साथ ड्यूरिंग कट्स जब वो मुड़ते हैं
तो मुड़ते हुए उनको जो है अपने आप को स्टेबल करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह की डिफरेंट आपकी जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जिनसे ज़्यादा बेहतर वो परफॉर्म कर सकें, वो सब बायोमैकेनिकल एर्गोजेनिक एड्स होंगे। Then comes your psychological ergogenic aids. Psychological ergogenic aids are very important क्योंकि एथलीट जब लॉन्गर अरसे के लिए प्रेशर में आके एक्सरसाइज करता है, ठीक है, बहुत लंबे पीरियड्स में वो ट्रेन करता है, ठीक है, फिर उनकी स्पेसिफिक बहुत सख्त टाइमिंग होती है, स्केड्यूल बहुत ज़्यादा होता है, उनका बड़ा स्केड्यूल होता है, ठीक है, बहुत टफ स्केड्यूल होता है जिसको उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वो एक उनकी लाइफ और उनका मेजर टाइम टेबल जो है ट्रेनिंग और एक्सरसाइज पे जा रहा होता है। तो जितना ज़्यादा उनका टाइम पीरियड ट्रेनिंग पे लगता है उतना ज़्यादा उनका स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ता जाता है कि दे हैव टू बी बेटर, दे हैव टू कम्पीट, दे हैव टू विन, ठीक है। तो कभी कभार प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्ट्रेस में आके एथलीट्स स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद वो एथलीट्स जिनको बॉडी इमेज का इशू है, ठीक है, वो एक्सरसाइज के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ दे हैव टू थिंक अबाउट द बॉडी के, उनकी बॉडी इवेल्युएट होगी, जज्ड होगी। तो इस तरह के बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं। फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या मेंटल अब्यूज़ से गुजरे हों या फिजिकल अब्यूज़ से गुजरे हों, दीज इश्यूज कम्स अप ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, और फिर परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। तो एथलीट्स को पॉजिटिव इमेज रखने के लिए, पॉजिटिव मेंटल स्टेट रखने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि एथलीट्स के पास साथ उनके मेंटल केयरर्स होते हैं। वो मेंटल केयरर्स उनको साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, हिप्नोसिस के ज़रिए से या उनको पॉजिटिव मेंटल ट्रेनिंग के ज़रिए से या पॉजिटिव इनकरेजिंग वर्ड्स के ज़रिए से उनका स्ट्रेस कम करते हैं, उनकी पॉजिटिव मेंटल स्टेट में लेके आते हैं। फिर इसमें एग्जांपल अगर हम देख लें तो जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स बताई होती हैं कि आपने अपनी ब्रीदिंग किस तरह से लेनी है कि आप रिलैक्स हो जाएं, आपकी ब्रीदिंग इस तरह से हो रिलैक्स्ड हो कि आपकी बॉडी भी थिंक करना शुरू कर दे कि जी हम किसी स्ट्रेस में नहीं हैं। फिर उसके अलावा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एथलीट्स जो हैं वो अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि वो हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर विनिंग एट देयर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक से बॉडी स्टार्ट्स थिंकिंग, बॉडी मोटिवेट हो जाती है, आपका माइंड मोटिवेट हो जाता है और आपका माइंड जो है इट स्टार्ट्स थिंकिंग दैट इट विल विन। अगर आपको यकीन हो कि आप जीतेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स जो हैं अक्सर होता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती हैं। देन कम्स फार्माकोलॉजिकल एड्स। अच्छा, साइकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एथलीट्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो वो जितने भी लोग हैं जिनका प्रोफेशन इस तरह का है कि उनके ऊपर ग्रेटर स्ट्रेस पड़ता है, उनके ऊपर ग्रेटर एग्जाइटी पड़ती है, जैसे कि एथलेटिक्स हैं, जैसे कि परफॉर्मर्स हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके कंपनी CEOs आ जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होते हैं, ठीक है। तो सब वो लोग जिनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है, जिनका काम बहुत ज़्यादा है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उन सबको साइकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स की ज़रूरत होती है टू डील विथ द प्रेशर, टू डील विथ द एग्जाइटी। और आजकल के ज़माने में तकरीबन हर 100 में से आपको 60-70 लोगों को एर्गोजेनिक एड्स की ज़रूरत होती है। इन द फैमिली सिस्टम, जहाँ पे फैमिली सिस्टम है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्चरल सिस्टम इस तरह से कि एवरीवन इज़ वेरी कनेक्टेड, फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स, सिबलिंग्स हैं, सब एक ही घर में रहते हैं। तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाइटी, साइकोलॉजिकल प्रेशर, टेंशन कम होती है बिकॉज दे आर एबल टू शेयर, देयर इज समवन टू सपोर्ट यू। लेकिन वो लोग जो अकेले रह रहे होते हैं उनके लिए प्रेशर मेंटेन करना, उनके लिए स्ट्रेस को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, देन कम्स फार्माकोलॉजिकल एड्स। फार्मा मीनिंग आपकी ड्रग्स, आपकी मेडिसिन। तो आपके कोई भी इस तरह के ड्रग्स होंगे, आपके कोई भी इस तरह के हार्मोनल एजेंट्स होंगे जो कि स्पोर्ट्स इम्प्रूव करें, वो फार्माकोलॉजिकल एड्स हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एड्स कुछ इलीगल भी हैं और कई जो हैं आपकी लीगल भी हैं। डिफरेंट एड्स देख लेते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कि
किस लेवल पे या किस कैटेगरी में आके इलीगल हो जाता है और किस लेवल या किस कैटेगरी पे आके लीगल हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स आपके सारे जो आपके मसल्स ग्रोथ में यूज़ होते हैं, आपके स्टेरॉइड्स जो आपके मसल्स को पफ अप कर देते हैं, आपके मसल्स को फुला देते हैं। फिर उसके बाद कैफीन एथलीट्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी नींद कम हो और वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, आपकी उनकी बॉडी की सिस्टम ज़्यादा एक्टिवली वर्क करें ट्रेनिंग के दौरान में। फिर आ जाता है एफेड्रीन जो है वो एथलीट्स यूज़ करते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए। एफेड्रीन वैसे नॉर्मली ड्रग है जो कि यूज़ होता है ऑक्सीजन मसल्स को प्रोवाइड करने में, हार्ट को प्रोवाइड करने में, और आपका एस्थमा वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग स्टेबल करने के लिए। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मसला प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपकी स्टेबल ब्रीदिंग होती है। देन कम्स एरिथ्रोपोइटिन जो है ये भी एक ड्रग है। ये बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसकी ये लंग्स की एबिलिटी बढ़ा देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है टू प्रोड्यूस oxygen and to deliver it to the rest of the body parts and the muscles। फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं एंग्जाइटी के लिए और बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको जब एंग्जाइटी में अक्सर में होता क्या है, आपकी जो है एड्रेनलिन वर्क करना शुरू कर देती है। एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाती है। जब हाई लेवल पे आ जाती है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड लेवल में चली जाती है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती। तो बीटा ब्लॉकर्स जो हैं एड्रेनलिन का लेवल कम करते हैं, बॉडी को स्ट्रेस लेवल से वापस लेके आते हैं, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कम करते हैं और रिलैक्सेशन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं ताकि बॉडी और एथलीट जो है वो एक नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ जाए। अच्छा, तो ये आपकी सारी की सारी अर्गोजेनिक एड्स थी। तो अब अगर हम न्यूट्रिशनल अर्गोजेनिक एड्स में देख लें तो डाइटरी सप्लीमेंट्स को देख लेते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स का रोल क्या है। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स होते क्या हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट होगा जो आपने खुद मैन्युफैक्चर किया होता है, ठीक है, और वो आप लेते हैं पिल के ज़रिए से या कैप्सूल के ज़रिए से या टैबलेट के ज़रिए से या पाउडर या लिक्विड के ज़रिए से, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं इन केस ऑफ डेफिशिएंसीज या टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये या तो किसी न किसी फूड सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं या खुद ही लैब में सिंथेटिकली मैन मेड बनाए जाते हैं या फिर इनका कम्बिनेशन होता है। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स में होता क्या है, उनमें होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, हर्ब्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइटोकेमिकल्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स, डाइटरी सब्सटेंस जो कि डाइटरी इनटेक को सप्लीमेंट करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर एक एथलीट की कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो वो फूड के साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट भी लेता है ताकि उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। देन आपके सारे ये जो प्लांट कंसनट्रेट्स होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइट ड्रग्स होती हैं, वो सब मेटाबोलाइट ड्रग्स वो होती हैं जो नॉर्मली आपकी बॉडी में किसी भी बॉडी का फंक्शन बेहतर कर देती हैं, ठीक है, तो उसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सब के सब होते हैं हमारे नॉर्मली डाइटरी सप्लीमेंट में। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रा देख लेते हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स को हमने सिर्फ खाने के ये नहीं करना कि हमने उसको एज अ खाना लें या हम उसको एज अ मील लें। डाइटरी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मीनिंग ये होता है कि एज कोई चीज़ ऐड करा देना, ठीक है, एज सेकेंडरी। तो प्राइमरी चीज़ आपका फूड आता है, सेकेंडरी चीज़ आपका सप्लीमेंट आता है। तो देन अकॉर्डिंग टू देशा सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते प्रूव करने के लिए, सप्लीमेंट क्लेम्स प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। सप्लीमेंट्स हैं इनके ये आपके जो हैं इनको हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं रिक्वायर्ड होते। अब रीजंस क्या हैं जो एथलीट्स डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं? सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है परफॉर्मेंस एज गेन करने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा फीमेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोटीन और वेट गेन सप्लीमेंट्स और क्रेटिनिन यूज़ करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स यूज़ करती हैं।
वेट लॉस सप्लीमेंट्स यूज़ करती हैं और एनर्जी एनहांसर्स यूज़ करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी रेगुलेशंस क्या हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स सबसे पहले हमने ये देखना है, ये ड्रग्स नहीं है, ठीक है, मेडिसिन नहीं है। तो इन क्योंकि ड्रग्स जब तक मार्केट में लाने के लिए ड्रग्स के ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस लाया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर उसकी एफिकेसी स्टडी होती है, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, फिर प्रॉपर एक्सटेंसिव प्रूफिंग होती है, ठीक है, और फिर कहीं जाके अब थ्रू आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कहीं जाके फिर एफडीए उसको प्रूव करता है, एफडीए अपनी टेस्टिंग करता है और फिर कहीं जाके वो आते हैं। तो सप्लीमेंट्स ड्रग्स नहीं है, ठीक है, सप्लीमेंट्स आर सिंपली न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वो ड्रग नहीं है, वो खुद से मैन मेड नहीं है, वो बनाए नहीं गए हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनकी सेफ्टी या एफिकेसी सर्च करने के लिए उनको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उनको एक्सटेंसिव प्रूफिंग और एक्सटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है। तो सप्लीमेंट्स ना तो ड्रग होते हैं और सप्लीमेंट्स फूड एडिटिव्स भी नहीं है। फूड एडिटिव्स भी टेस्टिंग रिक्वायर करते हैं, ठीक है, फूड एडिटिव्स को भी हेल्थ क्लेम्स उनके ऊपर हेल्थ क्लेम्स नहीं लग सकते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी फूड एडिटिव्स नहीं है, तो इसलिए उनको भी स्पेसिफिक टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। सप्लीमेंट्स को सिंपली जो है मैन्युफैक्चरर अपना स्पेसिफिक जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसके हिसाब से वो ड्रग बनाता है, सप्लीमेंट बनाता है, और सप्लीमेंट को 75 डे पे वेटिंग पीरियड के बाद जो कि एफडीए देता है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली उनकी एफिकेसी या सेफ्टी चेक कर ली जाती है, उसके बाद वो मार्केट में आ जाता है। तो इसमें लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स का लेबल होना चाहिए, ठीक है, वो लेबल इसी तरह से होता है जैसे नॉर्मली आपके फूड प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लेबल होता है, इस तरह का लेबल होना चाहिए। वो जो लेबल है वो बताता है कि जी इस सप्लीमेंट में कौन से टाइप का प्रोटीन यूज़ हुआ है, कौन से टाइप की फैटी एसिड यूज़ हुआ है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स यूज़ हुए हैं और कितनी अमाउंट्स में यूज़ हुए हैं, मतलब अगर हम लेंगे तो कितना हम लेंगे तो हमें इतने न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और इतनी हमें कैलोरीज मिलेंगी। तो वो ज़रूरी होता है सप्लीमेंट्स के लिए प्रोवाइड करना। अच्छा, उसके अलावा फिर सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्रग नहीं है, तो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स नहीं क्लेम कर सकते कि ये स्पेसिफिक डिजीज़ क्योर करेगा, ये स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन क्योर करेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हेल्थ क्लेम भी नहीं बना सकते क्योंकि हेल्थ क्लेम जो है वो जो आपका हेल्थ क्लेम होता है वो ये बताता है कि जी आपकी यही कंडीशन ठीक हो जाएगी या आपकी जो है स्पेसिफिक जो है आप ये हेल्थ स्टेटस अचीव कर लेंगे। तो सप्लीमेंट्स आर जस्ट सप्लीमेंट्स, सब्सटीट्यूट्स जो कि सप्लीमेंट करते हैं, ऐड करते हैं डाइट में, ठीक है, तो हम उनके ऊपर ये क्लेम्स नहीं डाल सकते। तो अगर हम इन रूल्स के हिसाब से देख लें तो जो अलाउएबल क्लेम्स हैं ना सप्लीमेंट लेबल्स पर वो ये है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम्स अलाउएबल हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम्स का मतलब ये है कि स्पेसिफिक लेवल जो है न्यूट्रिएंट का वो स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है, कि जी अगर फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कैल्शियम है तो उन्होंने बताना है कि कितना लेवल है कैल्शियम का। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट जो है गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम के लिए रिक्वायर्ड एक लॉज हैं, ठीक है, अगर आप लिखते हैं गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम तो इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन आपका 10 to 20% डेली वैल्यू ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, तो वो जाके बनेगा गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इस तरह से आपका एक स्पेसिफिक लेवल स्पेसिफाइड होना चाहिए, तब आप न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हेल्थ क्लेम होता है। हेल्थ क्लेम जो है आप सिर्फ एविडेंस के साथ अलाउ किया जाता है आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लिटरेचर है, ठीक है, साइंटिफिक लिटरेचर है जिसमें ये बात कही गई हुई है कि प्रूफ हुआ है कि अगर हम प्रेगनेंसी के शुरू में अगर हम प्रेगनेंसी के शुरू में या फर्स्ट 3 वीक्स में हम जो है फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देते हैं और उससे प्रेगनेंसी के स्टार्ट में प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर हम अपना सप्लीमेंट बनाएं जिसके अंदर 100% RDA है फॉलिक एसिड की, तो फिर हम ये क्लेम लगा सकते हैं कि जी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को हम न्यूरल डिफेक्ट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये सप्लीमेंट लें, क्योंकि दैट्स टोटली राइट, ये ठीक है, ऐसा है। फिर उसके बाद आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्लेम्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल कह लें या फंक्शनल क्लेम्स कह रहे हैं, ये जो क्लेम्स होते हैं ना, ये एफडीए रिव्यू नहीं करता, ये एफडीए की कोई और डोमेन होती है। तो जो मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैन्युफैक्चरर अपने साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से, अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो सप्लीमेंट बना लेता है, लेकिन बस इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि सप्लीमेंट के ऊपर डिस्क्लेमर होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लेमर इस तरह से होते हैं जैसे कि वो ये बात लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो हम कह रहे हैं, मतलब जो हमने क्लेम लगाया है या हमने कहा है कि आज ऐसा आपको हो जाएगा या आपको ऐसा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, ये स्टेटमेंट एफडीए ने प्रूव नहीं की है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये भी डिस्क्लेमर लगा सकते हैं कि ये जो है इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट अ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ के हिसाब से उसको क्योर नहीं करेगा या डायग्नोज नहीं करेगा या ट्रीट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोजामीन है, ठीक है। ग्लूकोजामीन हमें पता है कि जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करता है, तो सप्लीमेंट पे हम ये क्लेम लगा सकते हैं कि इट स्ट्रेंथन्स द जॉइंट, लेकिन हम ये क्लेमर नहीं लगा सकते, ये हम क्लेम नहीं कर सकते कि ग्लूकोजामीन कैन क्योर्स आर्थराइटिस, और हम ये जो दे रहे हैं तो इससे आपका आर्थराइटिस क्योर हो जाएगा, तो वो फिर ड्रग की जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। सिंस द सप्लीमेंट इज नॉट अ ड्रग, वी कैन नॉट पुट दैट क्लेम ऑन इट। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं और ये कुछ क्लेम्स हैं जो आपको अलाउड होते हैं। ये इस तरह से आपके, जिस तरह से न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल होता है, इसी तरह से सप्लीमेंट फैक्ट्स होता है कि फॉर एग्जांपल एक टेबलेट है, ये जितनी भी हैं, ठीक है, और पर कंटेनर अगर कितनी आपकी टेबलेट्स हैं तो उनमें से आपको कितनी डेली वैल्यू मिलेगी सब न्यूट्रिएंट्स की, वो इस तरह से आपके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन्स हैं। और फिर कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप सप्लीमेंट्स रीड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। If you have any queries, you can ask me.